मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, व्यवस्था पालिका के कार्य एवं प्रतिष्ठा में ह्रास के कारण बताइए। मतलब व्यवस्था पालिका होती है, उसके जो क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, और उसकी जो प्रतिष्ठा है उसमें गिरावट आई है, उसके पीछे क्या क्या कारण हुए हैं उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। अगर आप जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूं, अगर आप ये पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और फाइल वाले सेक्शन में जाकर बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सर्च कर लेना आप सिर्फ, है ना। तो वहां पर एक पीडीएफ पड़ी होगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, और वो जाकर पढ़ लेनी है आपको। साथ के साथ प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप अन्य वीडियो भी देख सकते हो। साथ के साथ अगर आप क्या कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट यहाँ पे जो व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दे रखा है या फिर शॉप का ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं अब अपन वीडियो को। व्यवस्था पालिका लेजिस्लेचर, जिसे संसद या विधानमंडल भी कहा जाता है, लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग है। इसका काम क्या होता है, कानून बनाना और जनता की इच्छा के अभिव्यक्त करना का प्राथमिक कार्य करती है। देखो, व्यवस्था पालिका होती है आपके सामने, व्यवस्था पालिका मतलब क्या होती है, संसद होती है। अब संसद में आपको पड़ता है, संसद या विधानमंडल, जिसमें कहा कौन बैठते हैं, आपके द्वारा चुने हुए लोग हैं वो बैठते हैं। चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हो, चाहे अप्रत्यक्ष लोगों का चुनाव किया जाता है आपके द्वारा, वो सभी लोग किसमें बैठते हैं, आपके सामने संसद के अंदर बैठते हैं। ये आपका जो लोकतंत्र है उसका सबसे अनिवार्य अंग में से एक है। कानून बनाना और जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करने का जो सबसे प्राथमिक कार्य कौन करती है आपके सामने, जो ये संसद है या व्यवस्था पालिका है, वो ये काम करती है। कैसे करती है, आपके द्वारा चुना हुआ जो एमएलए एमपी, क्या तो विधानमंडल में बैठा होगा या फिर लोकसभा या राज्यसभा में बैठा होगा, और आपके सामने कोई भी कानून बनाया जाएगा, कोई भी नीति का निर्माण किया जाएगा, तो उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपकी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की जो इच्छा है वो वहां पर आपके सामने संसद के पटल पे आ रही है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता की जो इच्छा होती है वो अभिव्यक्त होती है संसद के अंदर, और यही उसका प्रमुख कार्य होता है कि जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की जो भावना है, उनको जो नीतियों में, कानून के बनाने में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने का काम होता है। समझ में आ गया आपको। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, व्यवस्था पालिका के प्रमुख कार्य। व्यवस्था पालिका के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, यह व्यवस्था पालिका के विधायक, सबसे पहला कार्य होता है आपके सामने विधायी कार्य। विधायी कार्य क्या होता है, लेजिस्लेचर फंक्शन। ये व्यवस्था पालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये नागरिकों के लिए कानून, नए कानून बनाती है, पुराने कानूनों में संशोधन करती है या फिर समाप्त करती है। आप जैसे संसद होता है उसका सदन जो सत्र शुरू होता है, चाहे मानसून सत्र हो गया, चाहे जो आपके सामने शीत सत्र हो गया, और चाहे बजट सत्र हो गया, तीन सत्र आपके सामने मुख्यतः देखने को मिलते हैं। इन सत्र जैसे शुरू होते हैं, कुछ नए और कुछ पुराने कानून हैं, नए कानूनों का निर्माण किया जाता है और पुराने कानूनों में संशोधन किया जाता है जिनमें अपडेट की जरूरत होती है, या फिर कुछ नए कानूनों को समाप्त करने का भी कार्य करती है। तो आपके सामने संसद की व्यवस्था पालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि कानून निर्माण में हिस्सेदारी रखती है। क्या करती है, अलग अलग प्रकार के जो कानून है उनका निर्माण करती है। यह संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति रखती है। साथ के साथ इसके अंदर क्या शक्ति है, यह संविधान के अंदर संशोधन भी कर सकती है। विधायी पालिका के अंदर ये शक्ति रहती है कि वो संविधान के अंदर भी संशोधन कर सकती है आपके सामने। समझ में आ गया आपको। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सामने वित्तीय कार्य। यह राष्ट्र के वित्त पर नियंत्रण रखती है। जो पूरा भारत देश है उसके अंदर कितना पैसा है, कहां पर उसको खर्च करना चाहिए, इन सभी चीजों पर आपके सामने सारा नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है, आपके सामने संसद का होता है। समझ में आ गया। जितना टैक्स कलेक्ट हुआ है वो सरकार के पास जाता है, उस पैसे को कहां पर खर्च करना है, कहां आपको सामने जो विकास में लगाना है, कहां पर आपके सामने उसको सही व्यवस्थित ढंग से लगाना है, काम किसका, संसद का है। कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत बजट को पारित करना, नए करों को लगाना व हटाना व पुराने सरकार के खर्चों को आवंटित करने का इसका मुख्य दायित्व होता है। क्या क्या करती है सरकार, सरकार हर साल बजट लाती है आपके सामने, जिसमें नए करों को जोड़ा जाता है,
समझ में आ गया आपके सामने? क्या तो जोड़ा जाता है, हटाया जाता है, या सरकार के खर्चों के लिए धन आवंटित करने का मुख्य कार्य होता है कि जो सरकारी खर्चे होते हैं उसमें जो धन है उसको आवंटित किया जाता है, दूसरे लोगों को धन देने का कार्य किया जाता है। तो ये वित्तीय कार्यों में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने कार्यपालिका पर नियंत्रण। इसका क्या कार्य होता है आपके सामने? भाई कार्यपालिका होती है उसको भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। संसदीय प्रणाली में व्यवस्था पालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल व ध्यान आकर्षण प्रस्तावों और समितियों के माध्यम से सरकार जवाबदेही बनती है। भाई जो संसदीय प्रणाली है, ये जो व्यवस्था पालिका होती है जो आपके सामने, और कार्यपालिका इस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। समझ में आ गया? व्यवस्था पालिका क्या करती है? कार्यपालिका सरकार या फिर जितने जो सरकारी विभाग होते हैं, जो कानून संसद के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उन कानूनों को जो पटल पर या धरातल पे जो लागू करने का जिन अधिकारियों का काम होता है, जिन व्यक्तियों का काम होता है, उन पर भी नियंत्रण रखने का कार्य किसका होता है आपके सामने? जो संसद होता है उसका होता है। साथ के साथ जो मंत्री परिषद हो गई, जो सरकार हो गई, उस पर भी नियंत्रण संसद रखती है। क्यों? क्योंकि जितनी मंत्री परिषद है वो सारी की सारी जवाबदेही होती है लोकसभा के प्रति। लोकसभा में बैठा कोई भी मंत्री, कोई भी सामान्य जो एमएलए, वो प्रश्न पूछ सकता है मंत्रियों से कि आपकी कि भाई आप इस विभाग के मंत्री हो और हमारे क्षेत्र में इस चीज में प्रॉब्लम है, आप इस पे जवाब दो, और उनको जवाब देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अलग अलग प्रकार की चीजें की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के अंदर आपके सामने जारी किया जा सकता है, प्रश्न काल आता है, शून्य काल आता है, और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आता है, और इन सब समितियों के माध्यम से सरकार को जवाबदेह बनाती है। और ये जो सारी सारी चीजें होती हैं, अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्न काल, शून्य काल व ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, इन सब के माध्यम से सरकार क्या आपके सामने, सरकार को जवाबदेही होने की मजबूरी बनती है उनकी। समझ में आ गया आपको? जवाबदेही बनाते हैं ये सभी चीजें उनको, जो जनता की। अगले वाला पॉइंट है न्यायिक कार्य। कुछ देशों में व्यवस्था पालिका है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने का कार्य करती है। ये अपने सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामले की जांच करती है। अच्छा, सिर्फ इनका काम कानून बनाने का नहीं है। संसद में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, संसदीय पदों पर धारण किए बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको विधिगत तरीके से हटाने का कार्य भी कर सकती है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व उच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको महाभियोग करके हटाने का। मतलब आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि राष्ट्रपति को कि हट जाओ साहब, आप तो ऐसे नहीं हटते वो। उनको अगर आप हटाना चाहो और वो मना कर दे मैं तो नहीं हटूंगा, तो उनको हटाने के लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है और उसको महाभियोग के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? यह अपने सदस्यों के विशेष अधिकार हनन के मामले की भी जांच करती है। साथ ही साथ जो अपने जो सदस्य हैं, अगर वो किसी गलत कार्य में लिप्त हो रहे हैं, अगर उन्होंने कोई गलती की है, तो उनका विशेष अधिकार हनन के मामले की भी जांच कर सकती है, उनको की सदस्यता रद्द करने का भी कार्य कर सकती है आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रतिनिधित्व के कार्य। प्रतिनिधित्व के कार्य क्या है? व्यवस्था पालिका समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, क्षेत्रों के विचार, मांगों व हितों का मंच प्रदान करती है। जो व्यवस्था पालिका होती है आपके सामने, जो पूरी पूरी आपके सामने जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें समाज के जो अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके जो मांग होते हैं, उनके जो हित होते हैं, उन्हीं सभी को मंच प्रदान करने का भी कार्य करती है। समझ में आ गई? यह जनता की इच्छाओं और नीतियों में भी कानूनों को बदलती रहती है। और ये क्या करती है आपके सामने? जनता की जो इच्छाएं है, भाई जनता चाहती है कि भाई आप भारत के जो जीएसटी उसमें क्या किया जाए, बदलाव किया जाए, या फिर जो आपके सामने इनकम टैक्स बिल है उसमें बदलाव किया जाए, तो सरकार को करना पड़ता है। सरकार को जनता की भावनाओं को, विचारों को नीतियों और कानूनों में बदलना पड़ता है। अगर सरकार को लगता है कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं, बड़ी योजनाएं धरातल पे लानी जरूरी है, क्योंकि आम व्यक्ति का सबसे ज्यादा खर्चा किसमें होता है? स्वास्थ्य पे होता है, तो सरकार उन जैसी योजनाएं लेकर आती है। तो यही आपके सामने समाज जो व्यवस्था पालिका होती है, उसको अलग अलग वर्गों, जातियों व क्षेत्रों के विचारों का काम करना, मतलब उनके हितों को क्या करती है? मंच प्रदान करने का कार्य करती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने विचार विमर्श और आलोचना। ये सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा और वाद विवाद का केंद्र होती है, जिससे जनता की नीतियों की इच्छाओं और बुराइयों की जानकारी मिलती है। मतलब क्या होता है इसके अंदर, मैं आपको बताऊं विस्तार से। जो सार्वजनिक महत्व के मुद्दे हैं,
समझ में आ गया। आम जनता के जो मुद्दे होते हैं उस पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं अपन, वाद विवाद किया जा सकता है, जिससे जनता की जो नीतियां होती हैं और इच्छा होती हैं उस पर आपको अच्छाई व बुराई के बारे में पता चलता है। मतलब जो सार्वजनिक महत्व के जितने भी मुद्दे होते हैं उस पर अपन विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, जिससे जो जनता को क्या किन चीज जनता है वो क्या हो सकती है आपके सामने। भाई एक बात बताओ, आपका एमएलए चुना है ना, वो विपक्ष पार्टी में है, अब वो क्या करेगा भाई, उसको पता है, उसकी जनता ने उसे बताया कि इस समय जो सरकार जीएसटी लगा रही है ना, ये बहुत ज्यादा है, तो वो क्या संसद में भाग लेगा और वो जनता को, जो सरकार उसको क्रिटिसाइज करेगा कि ये जो आपके द्वारा जीएसटी लागू की गई है ये हमारी जनता ने हमें प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा और कहा है कि जीएसटी हमारे क्या करे, गला घोटने का काम कर रही है, हम जितना पैसा कमा रहे हैं वो सारा सरकार को दे रहे हैं। तो यही है सरकार, जनता की जो नीतियों की अच्छाई और बुराई दोनों की जानकारी आपके सामने जो संसद पे विचार विमर्श होता है उस पर पता चलती है जब संसद का सत्र चलता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, वहां पे सिर्फ नारेबाजी और पोस्टर चलते हैं और आपके सामने बाकी ज्यादा चीजें हो नहीं पाती हैं आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, जो व्यवस्था पालिका होती है उसकी प्रतिष्ठा में हास के कारण, क्या वो कुछ मुख्य कारण है, क्या वो कुछ मुख्य रीजन है जिसके वजह से जो व्यवस्था पालिका है उसकी जो प्रतिष्ठा है उसमें आपके सामने लगातार गिरावट दिखाई पड़ रही है। जो संसदीय प्रक्रिया है, जो भारतीय संविधान का मूल्य रतन है, जो भारतीय संविधान की आपके सामने जो भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी लगातार चटकती क्यों जा रही है, लगातार कमजोर क्यों होती जा रही है, इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अब अपन। पहला पॉइंट है कार्यपालिका का बढ़ता प्रभुत्व है। आधुनिक राज्यों में विशेषकर संसदीय प्रणालियों में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद ने नीति निर्माण व विधेय एजेंडा पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मतलब अगर अपन बात करें लगभग जो आधुनिक राज्य हैं आज के समय के, उसमें जो संसदीय प्रणाली है उसको कमजोर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है ना, वही सिर्फ नीतियों का निर्माण करती है और जो पार्टी का जो एजेंडा होता है, विधायकों का जो एजेंडा होता है उस पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। कार्यपालिका का दल में बहुमत के कारण विधायिका केवल रबर स्टंप बन के रह जाती है। मतलब क्यों? कोई भी कानून पारित करना हो बहुमत की जरूरत पड़ती है और बहुमत आपके सामने जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके पास होती है। तो चाहे तो अगर सत्तारूढ़ दल में आपके सामने, और सत्तारूढ़ दल से बाहर कोई वोट करेगा नहीं, तो सबको पता है विपक्ष की जरूरत पड़ती नहीं है, तो उनके जो से मन में आता है वैसे आपके सामने क्या करते हैं, आपका जो कानून है उसका निर्माण कर देते हैं, नीतियों में बदलाव करते नहीं। विपक्ष आलोचना करती रहती है, जनता भी आलोचना करती रहती है, लेकिन उनके मन में आता वैसा ही कानून बनाते हैं। समझ में आ गया? जटिलता और तकनीक का स्वरूप। वर्तमान समय में कानून और नीतियां अत्यधिक जटिल व तकनीक हो गई। आज के समय अगर अपन बात करें तो अलग अलग प्रकार की जो कानून और नीतियां है वो बहुत ज्यादा जटिल हो गई, उसमें बहुत ज्यादा तकनीक जुड़ गई है। समझ में आ गया? जिसके कारण विशेषज्ञ नौकरशाही व कार्यपालिका पर निर्भरता बढ़ी है। जिससे क्या आपके सामने जो नौकरशाही और जो कार्यपालिका उस पर बहुत ज्यादा निर्भरता बढ़ी है। भाई जो संसद में बैठे वो आपके सामने जो जितने भी जो एमएलए एमपी वो इतने ज्यादा तकनीकी रूप से सक्षम नहीं होते हैं, तो जो अधिकारी होते हैं उस पर और कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद होती है उस पर सबसे ज्यादा निर्भरता रहती है। सांसद और विधायक वो जिन जटिल विषयों को समझ नहीं पाते हैं और जो कार्य नौकरशाही होती है उन पर जो आपके सामने ज्यादा आपके सामने जो क्या होती है निर्भरता बढ़ती है, जिसके कारण जो संसदीय पटल है या फिर जो संसद में बैठे हुए लोग हैं उनका महत्व थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने दलगत अनुशासन। कठोर दलगत अनुशासन के कारण सदस्य अपनी अंतरात्मा या क्षेत्र की समस्याओं के बजाय दल के निर्देशों के अनुसार मतदान करते हैं। मतलब जो बहुत जो कठोर दलगत जो आपके सामने अनुशासन देखने को मिलता है कि जो सदस्य जो सत्तारूढ़ दल में है वो आपके सामने क्या, अगर उसको अगर ये कानून अच्छा भी नहीं लग रहा है तो भी वो क्या नहीं कर सकता, आपके सामने उनके बाहर नहीं जाकर, जो सत्तारूढ़ दल के विरोध में नहीं जाकर अपनी भावना नहीं रख सकता है। उसे ना चाहते हुए भी अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दबाना पड़ेगा। क्यों? सत्तारूढ़ दल ने क्या किया, आपके सामने क्या रखा है, अपना विचार है, अपना जो कानून है, नीतियों का निर्माण किया। समझ में आ गया? तो ये जो कठोर जो दलगत अनुशासन होता है ये भी क्या होता है आपके सामने, जो एमएलए एमपी होते हैं उनकी भावनाओं को बाहर आने से रोकता है। जो उनकी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनके अनुसार वो आपके सामने बातें हैं वो नहीं रख पाते हैं काफी बार। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रतिनिधियों की अयोग्यता।
कई बार प्रतिनिधियों में विशेषज्ञता और बौद्धिक क्षमता का अभाव होता है। जो काफी बार क्या होता है, आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एमएलए एमपी चुनकर आप भेजते हो, वो उतने ज्यादा विशेषज्ञ नहीं होते हैं, बौद्धिक क्षमता का अभाव होता है। और उनमें क्या लगभग ही ऐसे हैं आपके सामने, लगभग ही ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जिनमें बौद्धिक क्षमता, हो सकता है राजनीति का उनका अच्छा ज्ञान हो, लेकिन उनको वो जो कानूनी कार्रवाई होती है, कानूनी दावपेच होते हैं, जो कागज कार्रवाई होती है, उसका इतना ज्ञान नहीं होता। इसके वजह से ना तो उनको ये पता है कि क्या बोलना है, कैसे बहस करनी है, कैसे आलोचना करनी है। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह बातचीत करने लग जाते हैं, जिससे जो संसदीय पटल है, संसद का जो पटल है, उसकी क्या होती है आपके सामने, उसकी जो गरिमा है काफी बार वो तार तार होती नजर आती है। ऐसे लोग आपके सामने विपक्ष में भी दिखाई पड़ते हैं, ऐसे लोग सत्तारूढ़ दल में भी दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें सही से वक्तव्य करने का ज्ञान नहीं होता है, और जिससे क्या होता है, एक जो संसद चलती है उसे सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, दुनिया के काफी सारे लोगों की भी उस पर नजर होती है। तो अगर इस प्रकार के विचारों का प्रकट किया जाता है जो अमानवीय है, जो किसी धर्म जाति के विशेषकर विरोध में है, तो इससे क्या होता है, भारतीय संसदीय पटल होता है उसकी क्या होती है, वो शर्मसार होता है वहां पर। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, अध्यादेशों को बढ़ता प्रयोग। कार्यपालिका बार बार अध्यादेशों का सहारा लेकर विधायिका व कानून बनाने की शक्ति पर अतिक्रमण करते हैं। भाई आप सबको पता है, राष्ट्रपति के पास आपके सामने क्या होता है, अगर जब सदन का जो सत्र नहीं चल रहा है तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। समझ में आ गया, जिसके वो भी एक प्रकार का कानून होता है, वो भी एक प्रकार का कानून ही होता है, जिस कानून को क्या किया जा सकता है आपके सामने, कानून को वो लागू रहेगा जब तक आपके सामने जो संसद का सत्र नहीं हो जाता, उसमें पारित नहीं हो जाता, 6 महीने तक वो लागू रहता है, फिर वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, सत्तारूढ़ दल क्या है, उसको पता चल रहा है कि लोकसभा में तो अपन ला नहीं सकते, तो पहले अध्यादेश जारी कर देते हैं। क्यों, राष्ट्रपति कौन चुनता है आपके सामने, वैसे चुनाव तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी सत्तारूढ़ दल की होती है, तो वो सत्तारूढ़ दल के अनुसार काम करता है, वो भी रबर स्टैंप बन के रह जाता है आपके सामने, अपनी भावनाओं को नहीं प्रकट कर पाता है। तो उन अध्यादेशों का कोई महत्व, जो आपके सामने जो जनता है, उस राष्ट्रपति की जो भावना वो कोई महत्व रखती है नहीं। जो सत्तारूढ़ दल है वो अपनी मनमर्जी से काम करवाता है और बार बार अध्यादेश जारी करवाता रहता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, राजनीतिक अपराधीकरण। सदस्यों के व्यवहार में गिरावट, सदन पे बार बार व्यवधान, शोरगुल और अनुशासनहीनता के कारण व्यवस्था पालिका में गंभीरता और प्रतिष्ठा की कमी आई है। अगर हम लगातार अगर आप देखें तो किस तरीके से स्कूल के बच्चों का जो व्यवहार होता है, छोटे बच्चों का, वैसा व्यवहार आपके सामने काफी बार संसद के सदस्यों के व्यवहार जैसा दिखाई पड़ता है। बार बार नारेबाजी करना, बिना बात के व्यवधान पहुंचाना, अनुशासनहीनता करना भी काफी बार दिखाई पड़ता है, और वो ऐसा जानबूझकर करते हैं अपने एजेंडा को रखने के लिए, जिससे क्या संसदीय पटल है उसकी जो प्रतिष्ठा है उसमें क्या गंभीर चोट पहुंचती है। अगला पॉइंट आपके सामने, न्यायपालिका का सक्रियतावाद। न्यायपालिका भी सक्रिय हस्तक्षेप करती रहती है आपके सामने। कई बार जो संसदीय पटल है उस पर जो कानून लाया गया वो क्या, उसको क्या कर देती है, रिजेक्ट करने का कार्य कर देती है, जो जिससे क्या संसदीय पटल है वो उसकी जो प्रतिष्ठा उसमें वो उतनी मजबूत नहीं रह पाती है, उसके जो कुछ कमजोर पॉइंट भी रहते हैं। तो ये व्यवस्था पालिका के कार्य व प्रतिष्ठा में जो गिरावट आई उसके पीछे क्या क्या प्रमुख कारण है उसके अपन विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।